सो फ्रेंड, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का एक लेक्चर पूरा हो चुका था। तो आज बात करेंगे पॉलीगन की, यानी कि बहुभुज। ये दूसरे लेक्चर में है। तो बहुभुज होता क्या है? जो दो भुजाएं होती है, दो भुजाओं से ज्यादा, दो से ज्यादा भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है, दो से ज्यादा भुजाओं से बंद आकृति या गिरी बंद आकृति, गिरी हुई बंद जो आकृति है, उसे क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। इस बहुभुज में अगर अंदर का मतलब कि ट्रायंगल है, यानी कि एक ट्रायंगल मानते हैं अपने, त्रिभुज मानते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं इस प्रकार का। तो इसमें क्या है? इसमें देखो, अगर भुजाओं की संख्या बराबर है, ठीक है, तीनों के तीनों भुजा बराबर है, और तीनों के तीनों अंदर वाले जो एंगल है वो बराबर है, एंगल भी बराबर है और कोण भी बराबर है और भुजाएं भी बराबर है, इसे बोलेंगे समबाहुभुज। इसे बोलेंगे समबाहुभुज। अगर तीनों की तीनों भुजाएं नॉट इक्वल है, भुजाएं नॉट इक्वल है और एंगल भी, तीनों के तीनों कोण भी इक्वल नहीं है, तो उसे बोलेंगे विषम बहुभुज। उसे बोलेंगे विषम बहुभुज। ठीक है। अगर तीनों की तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं, भुजाएं बराबर है तो एंगल तो बराबर होंगे, उसे बोलेंगे समबाहुभुज। अगर एंगल और भुजाएं तीनों आपस में बराबर नहीं है तो उसे विषम बहुभुज बोलेंगे। ठीक है। त्रिभुज को भी बहुभुज ही बोलेंगे, चतुर्भुज, पंचभुज, नवभुज, दसभुज, ठीक है, इन सारों को बहुभुज ही बोलेंगे, जो दो से ज्यादा जो जिसमें भुजाएं है ना, उनको। अब इसमें एक बात और है कि जो आंतरिक कोण है, जो त्रिभुज का अंदर वाला कोण है, वो तीनों का योग होता है 180 डिग्री। एक मिनट में पेन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है। आंतरिक जो कोण है, इसमें आंतरिक जो एंगल है वो होता है, तीनों का योग होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री, ये जो मैं अब बता रहा हूं, ये मैथमेटिक्स के भी काम की चीज है और ड्राइंग के काम की चीज है, दोनों के काम की चीज है। ठीक है। अब अगर सम बहुभुज है तो तीनों कोण बराबर होंगे ना, 180 डिग्री, ये तो अपने जानते हैं पहले से। लेकिन आया कहां से वो मैं बताता हूं। अब चतुर्भुज है जो, या फिर वर्ग है, चतुर्भुज है मतलब चारों भुजाएं सेम होनी चाहिए, उसे बोलेंगे चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये तो अपना रटा रटाया है ना, पर ये आया कैसे वो मैं बताता हूं। एक फॉर्मूला होता है आंतरिक कोण ज्ञात करने का, आंतरिक कोण ज्ञात करने का, आंतरिक कोण या फिर आंतरिक एंगल, इंटरनल एंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है 2n-4, 2n-4 इंटू 90 बटा में n। तो इसमें n का जो मतलब है वो भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ आर्म। ठीक है, n है भुजाओं की संख्या, n क्या है? भुजाओं की संख्या है। अब जो त्रिभुज है उसमें तीनों भुजाओं का तीनों कोणों का योग है वो तो 180 डिग्री है, n है भुजाओं की संख्या। दो त्रिभुज के लिए फाइंड करते हैं, अपने त्रिभुज के लिए फाइंड करते हैं तो क्या आएगा? त्रिभुज के लिए फाइंड करते हैं तो 2 इंटू n, कितनी भुजा कितनी है? 3, -4 इंटू 90 बटा 3, ये हो गया 2, 180 बटा 3 हो गया, 180 बटा 3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ऐसे ही सेम ये जो चतुर्भुज है या फिर जो वर्ग है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ये तो अपने जानते ही हैं। लेकिन ये प्रत्येक कोण का मान ये 90 डिग्री आया कैसे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये सेम है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें अपने को चेंज क्या करना है? त्रिभुज के लिए ये चीज है, ये देख लो। अब चेंज क्या करना है इस फॉर्मूले में? यहां लिखना है चतुर्भुज और यहाँ भुजाओं की संख्या चेंज करनी है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा। ठीक है, ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज के लिए आंतरिक कोण का मान, एक आंतरिक कोण का मान। ठीक है, चतुर्भुज के लिए आंतरिक कोण, आंतरिक कोण 2 इंटू एन कितना है? 4, 8 में से 4 गया 4, 360 आ गया, बटा में एन कितना? भुजाओं की संख्या कितनी? 4, 360 बटा 4 कितना आ गया? 360 बटा 4 90 आ गया, यानी कि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसी सेम किसी का मर्जी कर लो, फाइंड कर सकते हैं अपने, हर एक का फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये सप्तभुज है, इसमें 6 भुजाएं हैं, n बराबर कितनी है? 6 है।
ये पंचभुज है, इसमें n बराबर 5 है, n की वैल्यू 5 रखनी है। और ये है अष्टभुज, n का मान है 8 है, भुजाओं की संख्या 8 है। ठीक है, तो ऐसे कहीं पे भी अपने वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। एक जो अष्टभुज है, पेन ले लेते हैं थोड़ा और कलर का, व्हाइट कलर का ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आंतरिक कोण का? फॉर्मूला क्या था आंतरिक कोण का? जो फॉर्मूला था 2n माइनस 4 इंटू 90 बटा में n था। ठीक है, अष्टभुज की बात करते हैं अपने। अष्टभुज मतलब जिसमें 8 भुजाएं होती है, अष्टभुज की बात करते हैं जिसमें 8 भुजाएं होती है। तो 2 इंटू भुजाओं की संख्या 8 है, माइनस 4 इंटू 90 बटा में 8 है। 16 में से 4 का 12, 12 निमा 108, 12 निमा कितने हो गए 18, 108 हो गया ना। 108 जीरो बटा में 8, ये कितने पे कट गया 1, 28, 3 8 है 24, 3 8 है 24, 135 आएगा ये, 8 5 40, 135 डिग्री। यानी कि अष्टभुज के प्रत्येक कोण का मतलब एक कोण का मान है 135 डिग्री होएगा। अब एक चीज और क्या कि अगर ये तो था आंतरिक कोण, अब टोटल आंतरिक कोण ज्ञात करने हैं तो उसमें भुजाओं की संख्या काट दो। टोटल आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है, टोटल इंटरनल एंगल, टोटल इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन। तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, 2n माइनस 4 इंटू 90 ही रहेगा, बटा में n नहीं आएगा। अब अपने को पता है चतुर्भुज के चारों जो कोणों का योग है वो 360 होता है। अब 360 होता कैसे वो बताता हूं। 2 इंटू भुजाओं की संख्या 4 है, माइनस 4 इंटू 90, ये कितना हो गया 8 में से 4 गया 4, 4 इंटू 90 बराबर 360 आ गया ना। अगर टोटल एंगल ज्ञात करना हो, टोटल मतलब सारे कोणों का योग ज्ञात करना हो, तो बटा में n नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला वही है, n नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल एंगल का मान पॉलीगन में, पॉलीगन में, पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, टोटल, टोटल कितना होता है पॉलीगन में, एक्सटर्नल एंगल टोटल होता है 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन ले लो, टोटल एक्सटर्नल होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब प्रत्येक एक, प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल फाइंड करने के लिए 360 में n का भाग कर देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल इससे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के लिए प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल मतलब कि 360 में 3 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो 120 आ जाएगा, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आगे बात समझ में। ये त्रिभुज में भी रूल सेम, ये सारों में सेम ही है, 360 है, लेकिन प्रत्येक का करना है तो भुजाओं की संख्या से भाग देना पड़ेगा, n से, यानी कि भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने कहाँ थे, ये देखो इधर। अब मैं सारों में वो बता देता हूँ, इंटरनल एंगल कितना होगा 5 है, ये पंचभुज है। पंचभुज के लिए जो इंटरनल एंगल होएगा 108 डिग्री होएगा, 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री होएगा, ये सारे के सारे 108 डिग्री होंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री कैसे होएगा वो मैंने बता दिया, और ये 60 डिग्री कैसे होएगा वो मैंने बता दिया। ये है षटभुज है। ठीक है, जो षटभुज है उसके लिए जो इंटरनल एंगल होएगा वो 120 डिग्री होएगा, यानी कि ये जो इंटरनल एंगल है ना वो 120 डिग्री का होएगा। वो कैसे आया, वो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। अगर टोटल निकालना है तो n से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज है। अष्टभुज के लिए प्रत्येक जो एंगल है वो अपने निकाला था ना 135 डिग्री, उधर निकाल के आए हैं, 135 डिग्री होएगा। ठीक है, ये सारों की प्रॉपर्टी इसी एक फॉर्मूले से आ जाएगी। और अगर बाहर का जो एंगल फाइंड करना है, मतलब कि ये ऐसे होता है यार, इसको आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लिया, अब ये एंगल की बात हो रही है 120 डिग्री अपने जो निकाल के आए हैं। ठीक है, ये ऐसे फाइंड होता है, इसको आगे बढ़ा लो तो ये एंगल आ जाएगा, है ना, इसको आगे बढ़ा लो तो ये एंगल आ जाएगा, इसको आगे बढ़ा लो तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसका मान तो 120 डिग्री अभी फाइंड किया ही अपने। ऐसे ही सेम इसका भी अगर फाइंड करना है, इसका भी फाइंड करना है, ये वाला एंगल कितना होता है
तो वही 360 बटा में n देना, n मतलब कि 3 4 5 6 है, 360 बटा में 6 60 डिग्री आएगा इसका मान, ठीक है। क्योंकि 120 तो ये अंदर वाला हो ही गया, 120 और 60 टोटल 180 हो गया, ठीक है। तो 360 में n का भाग देंगे तो प्रत्येक एक एंगल आ जाएगा बाहर वाला। अगर टोटल ज्ञात करना तो 360 होता ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सांको परिच्छेद यानी कि कोनिक सेक्शन की बात करते हैं। कोनिक सेक्शन क्या होता है? जो वो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो मैथ और ड्राइंग दोनों में काम का है, मैथ में भी बहुत काम की चीज़ है वो। अब देखो कोनिक सेक्शन क्या होता है। यदि एक कोई समकोण शंकु है, ये एक शंकु है ना, इसे क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं ना शंकु को, कोनिक सेक्शन। ये एक शंकु है, समकोण शंकु है। इसमें ये है एक्सिस, ये ऊपर क्या है जो डैश डैश, जो डैश डैश बताया गया ना, ये डैश डैश, ये जो डैश डैश ऊपर से नीचे तक आ रही है, ये है इसकी एक्सिस। अब एक्सिस के चाहे एंगल में काटो चाहे पैरेलल में काटो, मतलब अलग अलग सेक्शन को काटना, अलग अलग सेक्शन को काटना, उसे उससे अपने को अलग अलग आकृतियां प्राप्त होएगी। और उन आकृतियों की बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सांको परिच्छेद या कोनिक सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक कोन को एक्सिस के अबाउट, एक्सिस पे मतलब या तो पैरेलल या समांतर कैसे भी काटना, या एंगल पे या इंक्लाइंड कैसे भी काटना, उनसे जो प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होंगे उनको बोलेंगे कोनिक सेक्शन, ठीक है, यानी कि सांको परिच्छेद बोलेंगे उनको, ठीक है। अब इस कोन में ये होती है जनरेटर, ये भी जनरेटर होगी और ये भी जनरेटर होगी। ये क्या होएगी? ये भी जनरेटर, ये होएगी जनरेटर होएगी, ठीक है। एक जनरेटर ये होगी, एक जनरेटर ये होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं पहले एक तो चीज ये बता देता हूँ, चलो वो बाद में बताता हूँ। पहले ये देखो कि अगर ये एक्सिस है, इधर बता देता हूँ, इस डायग्राम में बता देता हूँ, उसमें अपने ना झमेला नहीं करते। ये एक्सिस है, ये देखो, ये एक्सिस आ गई नीचे तक आ गई, ये इसके सेंटर लाइन आ गई, ये सेंटर लाइन है, ये एक्सिस है। अगर एक्सिस के बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पे काट दें किसी चीज को, बिल्कुल 90 डिग्री पे काट दिया ना, तो वो इसके आधार के तो समांतर कटा है ये, लेकिन एक्सिस के पैरेलल कटा है ना, ये 90 डिग्री पे कटा है, मतलब कि इसके लंबवत कटा है ना ये। तो इससे क्या होएगा? इससे एक वर्क सर्कल प्राप्त होएगा अपने को। क्या प्राप्त होएगा? इससे एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल में अगर केंद्र से हर एक दूरी बराबर होएगी तो इसमें एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रिता 0 होती है। बस ये चीज ध्यान रखनी है इसमें। उत्केंद्रिता क्या होती है आगे समझ में आएगा आपको, लेकिन सर्कल में, जैसे कि एक सर्कल होता है, सर्कल मैं लेके बताता हूँ आपको। इधर बता देता हूँ, अरे यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको पूरा कर देते हैं, चलो पहले इसको पूरा पूरा कर दिया मैंने, ठीक है। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये दूरी भी बराबर होएगी, ये दूरी भी बराबर होएगी, ये भी बराबर होएगी और ये भी बराबर होएगी। इसका मतलब इसमें कोई नियता और नाभि ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता, तो ई बराबर 0 होता है। बस इसमें एक बार के लिए इतना याद रखना, आगे बताऊंगा उत्केंद्रिता मतलब इसेंट्रिसिटी होती क्या, आगे बताऊंगा, एक बार इतना याद रखना, ठीक है। अब सर्कल प्राप्त कैसे होता है? अगर कोण में, कोण की एक्सिस के पैरेलल, मतलब यहां से सीधा काटा जाए इसको, और मतलब पैरेलल काटा जाए और बेस के, जो बेस है इसका, बेस बेस के समानांतर काटा जाए तो उससे सर्कल प्राप्त होएगा, ठीक है। सर्कल की कहानी समझ गए, उसमें ई बराबर 0 होता है। दूसरा बात करते हैं अपने, अगर एक्सिस के इंक्लाइंड काटा जाए, ये एक्सिस है, इधर और समझा देता हूं मैं, इधर एक बार और बता देता हूं मैं अच्छे से। ये देखो, ये पेन दिख नहीं रहा ढंग से, ग्रीन ले लेते हैं पेन, ग्रीन पेन ले लेते हैं भाई अपना, ठीक है, ये ठीक है। ये एक्सिस है, इसके इंक्लाइंड काटा किसी को, इसके इंक्लाइंड काटा किसी को, यहां पे काट लिया, तो ऐसा कुछ सर्कल अपने को प्राप्त होएगा,
ऐसा अगर सर्कल प्राप्त होएगा, ये देखो ये प्राप्त हो रखा है ना, ऐसा ऐसा काटा गया है, इंक्लाइंड काटा गया, एक्सिस के इंक्लाइंड काटा गया है, तो वहां से क्या प्राप्त होएगा, वहां से प्राप्त होएगा इलिप्स। वहां से क्या प्राप्त होएगा, वहां से अपने को इलिप्स प्राप्त होएगा, इलिप्स, वहां से अपने को इलिप्स प्राप्त होएगा। अब इस इलिप्स में होता क्या है, यहां मैं बना के बताता हूं आपको। शंकु के अक्ष के, ये तो इंक्लाइंड काटा गया ना, तब अपने को इलिप्स प्राप्त हुआ है। अब ये एक मतलब दो बिंदुओं का बिंदु पथ है, दो निश्चित बिंदुओं की दूरी का योग बदलता नहीं है, सेम रहता है, ठीक है। इसे इलाउंगेटेड सर्कल भी बोलते हैं। इलिप्स को क्या बोलते हैं, इलाउंगेटेड सर्कल, ई डबल एल आई पी एस सी, इलिप्स को क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड सर्कल भी बोलते हैं, इलोंगेटेड सर्कल भी बोलते हैं। इलिप्स को क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड सर्कल भी बोलते हैं। अब इसमें इसेंट्रिसिटी, यानी कि इलिप्स की बात हो रही है, इलिप्स में इसेंट्रिसिटी ई बराबर छोटी होएगी, लेस देन 1 होएगी, ठीक है, ई लेस देन 1 होएगी, इसेंट्रिसिटी 1 से कम होएगी। अब ये इसेंट्रिसिटी होती क्या है वो मैं बताता हूँ इधर, ठीक है। ये इलिप्स आ गया। इलिप्स कब प्राप्त होएगा, जब कोण को यानी कि शंकु को एक्सिस के इंक्लाइंड काटा जाए तो अपने को इलिप्स प्राप्त होएगा, ठीक है। अब इसकी इसेंट्रिसिटी होती है 1 से कम, बस जो मेन है वो बता देता हूँ। ये इसेंट्रिसिटी आई कैसे वो बता देता हूँ, एक थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक सर्कल लेने पड़ेगा अपने को, एक और सर्कल लेना पड़ेगा। एक सर्कल लेना पड़ेगा, अरे 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 अरे, एक सेकंड, इसको खिसका के नीचे करना है थोड़ा सा, इसको खिसका के नीचे करना है, तो वो नीचे होएगा कैसे, ये देखो ऐसे होएगा नीचे, ऐसे होएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसे हो गया नीचे। अब देखो हम्म, हम्म, अब देखो इसमें इस लाइन को मान लो डी डी डैश मान लो, इस लाइन को क्या मान लो, डी डी डैश मान लो, ठीक है। इसमें कलरिंग और से करता हूँ मैं, कलरिंग और से करता हूँ, ठीक है। डी डी डैश मान लिया। इनके जो शीर्ष हैं उनको मान लो ए और बी शीर्ष मान लो, ठीक है। एक यहाँ से सेंटर लाइन मान लो, एक यहाँ से सेंटर लाइन, मतलब इसको लघु अक्ष बोलते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। हाँ देखो, ये जो इलिप्स प्राप्त हुआ ना, ये जो यहाँ से इलिप्स निकला, यहाँ से जो इलिप्स निकला, उसी इलिप्स को इधर रख लिया आपने, वो सेम का सेम इलिप्स इधर रख लिया। इसमें कुछ टर्म्स होती है। ये इलिप्स निकला, इलिप्स प्राप्त कैसे हुआ, शंकु के जो कोन सेक्शन है उसके एक्सिस के इंक्लाइंड किसी चीज को काटा जाए तो अपने को इलिप्स प्राप्त होएगा। अब इलिप्स को रख लिया इधर, रख लिया। इसमें कुछ टर्म है वो समझने वाली टर्म है। अब ये ए और बी है, इसे तो बोलते हैं शीर्ष, इसे क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ए और बी को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। और डी डैश है जो, डी और डी डैश, इसे बोलते हैं नेता, या फिर डायरेक्ट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं, नेता, नेता बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, डी आई आर ई सी टी आर आई एक्स, डायरेक्ट्रिक्स। इसे नेता बोलते हैं या डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये ए भी शीर्ष ही है, बी, ए और बी दो शीर्ष हैं, ठीक है। अब ए से लेके केंद्र से होते हुए, ए से लेके सेंटर से होते हुए बी तक पहुंचे, तो इसे बोलते हैं दीर्घ अक्ष। इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष बोलते हैं। इसे बोलते हैं दीर्घ अक्ष। अब सी से होते हुए डी तक केंद्र से होते हुए जाएं, सी से केंद्र से होते हुए डी तक जाएं, तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लघु अक्ष बोलते हैं। इसे बोलते हैं लघु अक्ष। क्या बोलते हैं इसे, लघु अक्ष बोलते हैं, ठीक है। शीर्ष आ गया समझ में, ए और बी है। लघु अक्ष सी और डी से, ए से बी तक जाएं केंद्र से होते हुए, इसे बोलेंगे दीर्घ दीर्घ अक्ष, और इसे बोलेंगे नेता। देन आगे एक चीज और बच गई,
अब ना अपने प्रकार को जो पर कंपास होता है उसको कितना खोलना है, इससे आधा खोलना है, दीर्घ अक्ष से आधा खोलना है। अ, एक सेकंड, ये जो दीर्घ अक्ष है ना ए से बी, इसका आधा खोलना है प्रकार, यहां से यहां तक खोलना है। यहां तक प्रकार खोल लिया, पूरा नहीं खोलना, आधा खोलना है। यहाँ पे नोक रख के यहाँ से चाप बनाना है, यहाँ से चाप बनाना है, यहाँ से चाप बनाना है। यहाँ पे नोक रख के यहाँ पेंसिल से होते हुए इधर से एक सर्कल ड्रा करना है। यहाँ पे जो पॉइंट मिलेंगे, एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेंगे, उसे बोलेंगे F1 और F2। उसे क्या बोलेंगे? F1 और F2। प्रकार आधा खोलना है, कितना आधा? लघु अक्ष का आधा खोलना है और उसको सी पर रख के एक चाप ड्रॉ करना है। उससे F1 F2 प्राप्त होंगे। ये F1 F2 क्या है? ये F1 F2 है अपने, इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं F1 F2 को? फोकस बोलते हैं। इसको बोलेंगे F1 और F2 क्या है? फोकस है। F1 और F2 क्या है? फोकस है। F1 और F2 क्या है? फोकस है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो दीर्घ अक्ष में ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अब मेन बात जो मैं बता रहा था आपको, उत्केंद्रिता क्या होती है। ठीक है, उत्केंद्रिता की बात कर लेता हूं मैं आपसे कि उत्केंद्रिता क्या होती है, उसको इधर समझाता हूं मैं थोड़ा सा, उत्केंद्रिता होती क्या है। ठीक है, पेन चेंज। अब देखो उत्केंद्रिता क्या होती है, यानी कि इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रिता बोलते हैं। उत्केंद्रिता, उत्केंद्रिता या फिर इसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, या फिर इसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये क्या होती है? इसेंट्रिसिटी होती क्या है? ये देखो, ये नाभि बताया था मैंने, नाभि क्या होती है? नाभि नहीं बताएगा। फोकस को, हाँ, इसको हिंदी में नाभि तो बोलते हैं, फोकस को नाभि बोलते हैं हिंदी में, फोकस को हिंदी में नाभि बोलते हैं। देखो इसेंट्रिसिटी होती क्या है? इसेंट्रिसिटी क्या होती है? नाभि से शीर्ष की दूरी, ये वाली F1 से A की दूरी, यानी कि ये वाली F1 से A की दूरी, यहां से यहां तक दूरी, नाभि से A की दूरी, नाभि से शीर्ष की दूरी। उत्केंद्रिता क्या होती है? नाभि से शीर्ष की दूरी, नाभि से शीर्ष की जो दूरी होती है उसको भाग देंगे, उसको भाग देंगे, किससे देंगे? नियता से शीर्ष की दूरी, नियता से शीर्ष की दूरी, नियता से शीर्ष की जो दूरी है उससे भाग देंगे। ये छोटी है और ये वाली चीज बड़ी है ना, ये यहां से लेके और यहां तक ये बड़ी है ना, छोटे में बड़े का भाग दें तो कम नहीं आएगा, है ना? तो ई का मान, इसे ही बोलते हैं उत्केंद्रिता। और इस ई का मान क्या होता है? छोटा होता है एक से, किस में होता है? इलिप्स में होता है। ये सिर्फ इलिप्स में होता है। ये इतनी कहानी समझ में आ गई? शायद आ गई होगी, उम्मीद आपको सारा कुछ आ गया होगा समझ में। आगे बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला क्या होता है? ये यहां से कोन को ऐसे इस प्रकार काटा। अब देखो पैराबोला की यहां बात करता हूं मैं। ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस बना देता हूं मैं, एक्सिस बना देता हूं, एक्सिस बना देता हूं इसकी। ये देखो, ये इसकी एक्सिस बनाई मैंने, ऊपर से लेते हैं, ये इसकी एक्सिस ड्रा कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये इसकी जनरेटर है, ये इसकी जनरेटर है, दोनों दो जनरेटर होगी ना। कोई भी एक जनरेटर है, हाँ, कोई भी एक जनरेटर है जो अपने कर क्या रहे हैं? पैराबोला कर रहे हैं, यानी कि परवलय कर रहे हैं, परवलय कर रहे हैं। मतलब कि इसकी एक्सिस पर, इसकी एक्सिस को इस प्रकार से काटना है, इसकी एक्सिस को इस प्रकार से काटना है कि ये जनरेटर है जो, कि जो जनरेटर है, कि जो जनरेटर है उसके ये पैरेलल कटे, उसके ये पैरेलल कटे, मतलब समांतर कटे, उसके ये समांतर सा कटे, उसके ये समांतर कटे। ये देखो इसके समांतर कट रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन समांतर कट रहा है ना, उसके समांतर कटे, मतलब कि अंतर समान हो। इसके एक जनरेटर के, इस जनरेटर के समानांतर कटे, तब क्या प्राप्त होएगा?
तब प्राप्त होएगा परवलय यानी कि पैराबोला। ठीक है, मतलब इसके अक्ष के तो इंक्लाइंड है लेकिन जनरेटर के समांतर है, समांतर है, जनरेटर के समांतर है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो सिर से जो इसमें इसेंट्रिसिटी 1 होती है, इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है। ये क्या होती है इसेंट्रिसिटी, क्योंकि नाभि से जो दूरी होएगी, नाभि से शीर्ष की जो दूरी होएगी, शीर्ष की दूरी होएगी वो सेम होएगी, यानी कि बराबर होएगी, मीता से शीर्ष दूरी के बराबर होएगी, मीता से शीर्ष दूरी के बराबर होएगी। तो इसीलिए सेंट्रिसिटी 1 होती है। इन दोनों का रेशियो ही तो सेंट्रिसिटी होता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, उत्केंद्रिता। तो उत्केंद्रिता का मान इसमें 1 होएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अति परवलय की, यानी कि हाइपर पैराबोला की। अब ये हाइपर पैराबोला कैसे प्राप्त होता है, वही कोण है, वो जो स्टार्टिंग में कोण बताया था ना, जिसको इंक्लाइंड काटा या उसके पैरेलल काटा, वही कोण चल रहा आ रहा है। ठीक है, इसमें अपने को इसकी सेंटर लाइन ड्रा करनी है, सेंटर लाइन ड्रा कर ली। अब अगर एक्सिस, ये जो एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई चीज काटे हैं, इसके पैरेलल कोई चीज काटना है, ये देखो इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, ये काट दी जब चीज। अगर इसके पैरेलल कोई काटे, वहां से जो आकृति प्राप्त होएगी, वहां से जो आकृति प्राप्त होएगी, यानी कि एक्सिस के पैरेलल काटे हैं, अगर एक्सिस के समानांतर काटने पर ये कैसे प्राप्त होएगा, एक्सिस के समानांतर काटने पर, एक्सिस से समानांतर काटने पर, समानांतर काटने पर प्राप्त होएगा, एक्सिस के समानांतर काटने पर प्राप्त होएगा। ये कैसे प्राप्त होएगा, ये होएगा एक जनरेटर के, एक जनरेटर के, एक जनरेटर के समानांतर काटने पर, समानांतर काटने पर, समानांतर काटने पर ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें ये प्राप्त हुआ, समानांतर काटने पर क्या हाइपर पैराबोला प्राप्त होएगा। अब इसमें इसेंट्रिसिटी का मान ग्रेटर देन 1 होता है, वैसे इतना सा याद रखना अपने को, इसमें इसेंट्रिसिटी का मान ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि नाभि से जो शीर्ष दूरी है ना वो ज्यादा होती है, नाभि से शीर्ष जो दूरी होती है, नाभि से शीर्ष दूरी ज्यादा होती है नीता से शीर्ष दूरी, नीता से शीर्ष दूरी के ज्यादा होती है, शीर्ष दूरी से ज्यादा होती है, इसीलिए इसेंट्रिसिटी का मान 1 होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। देन मैं बता देता हूं आपको, जो सर्कल है, सर्कल में इसेंट्रिसिटी होती है 0, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं इलिप्स। इलिप्स में इसेंट्रिसिटी होती है 1 से कम, 1 से कम, और पैराबोला में, पैराबोला में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 के बराबर होती है, और हाइपर पैराबोला में, और हाइपर पैराबोला में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है 1 से ज्यादा। बस ये यहाँ से 4 क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, ऑप्शन में देके पूछ सकता है आपसे। सर्कल में इसेंट्रिसिटी 0 होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। इलिप्स में इसेंट्रिसिटी 1 से कम, इसमें 1 के बराबर, और हाइपर पैराबोला में 1 से ज्यादा होगी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये सारी कहानी आपको हो सकता है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से टाइम दे के समझाया मैंने। ठीक है, आगे बात करते हैं साइक्लॉइड वक्र की, साइक्लॉइड वक्र की बात करते हैं। ये साइक्लॉइड वक्र जो प्राप्त कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको, कैसे इसको पा सकते हैं, इसको प्राप्त कैसे करते हैं। पहले तो व्हाइट पेन लेते हैं जो इस पे चलेगा मस्त, ये नहीं येलो ही लेते हैं यार। ठीक है, इसमें एक लाइन होती है, सीधी समतल लाइन होती है, सीधी समतल लाइन पहले तो बनाता हूँ मैं, ये लो भाई लाइन बन गई, इतनी बहुत है। ठीक है, ये लाइन बन गई समतल। अब लेते हैं एक सर्कल, अब लेते हैं एक सर्कल, अब लिया एक सर्कल, शिट 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 इसको नीचे लगाना पड़ेगा सर्कल को। अब ठीक है, 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 अब ठीक, थोड़ा सा और इधर हो जा भाई, हो जा भाई, अब सही है, सही है। ठीक है, एक सर्कल लिया,
अब क्या लेना पड़ेगा अपने को, एक पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, एक पैरेलल लाइन है, इसको बेस लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेस लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन। अब जो बेस लाइन है उसके ऊपर एक सर्कल लगाया, और बेस लाइन का कोई एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया पॉइंट। अब इस सर्कल को ऐसे रोटेट करना है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ऐसे रोटेट करना है सर्कल को, ऐसे घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है, ऐसे 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 घुमाना है सर्कल को। अब घुमाएंगे तो सर्कल इस पे लुढ़केगा, आगे तक लुढ़केगा ना, आगे तक सर्कल लुढ़केगा, तो लुढ़क के इधर चला गया, आगे एक लुढ़क के इधर चला गया, आगे एक और बना देते हैं भाई साहब, ये लुढ़क के यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, वो यहाँ लुढ़का तो ये पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया ना, ये लुढ़का तो थोड़ा सा इधर पॉइंट आएगा, ऊपर आएगा ना, ऊपर की तरफ पॉइंट आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब थोड़ा और लुढ़का तो पॉइंट थोड़ा और ऊपर चला गया भाई साहब। अब ये लुढ़क के इधर आया तो पॉइंट ये इधर आ गया वापस से, ठीक है। ऐसे इसका अलग अलग फ्रेम बनाया जाए ना तो उसमें आपको पूरा श्योर पता लग जाएगा। तो इसमें कैसी आकृति प्राप्त होएगी, इसमें आपको कैसी आकृति प्राप्त होएगी, यहां से ये पॉइंट लिया, ऐसे इस घुमाया और घुमाया, घुमाते जा रहे हैं ना, और घुमाया और घुमाया, बेस लाइन पे घूम रहा है, बेस लाइन का जो लेवल है वो सेम है, ठीक है। ये सर्कल घूमा, इधर आया, फिर ऊपर आया, फिर इधर आया, ठीक है। अब इससे क्या, एक लाइन सी ड्रॉ कर देते हैं, एक इससे क्या मिला अपने को, जो भी मिला वो एक ड्रॉ कर देते हैं, अपने लाइन से एक ड्रॉ कर देते हैं, कर्व सा मिला अपने को क्या मिला, एक कर्व सा मिल गया ना, ऐसे करके एक कर्व सा मिल गया ना, ठीक है। ये अच्छे से नहीं बनाया, मैं बता देता हूँ, ये ना ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अब मजा आ रहा ना, ये देखो ऐसे कुछ बनेगा, ढंग से इसको बनाया जाए तो वो ऐसे कुछ बनेगा। अब ये यहीं तो बनेगा, ऐसे कुछ वो यहीं तो बनेगा, इस ये शेप इधर ही तो बनेगी कुछ कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये जो चीज बनी, यहाँ से पॉइंट लिया, इसको लुढ़काया, लुढ़काने से उस पॉइंट को फॉलो करना है, लुढ़काया तो ये आगे लुढ़केगा, ये पॉइंट ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे चला गया, ऐसा सर्कल ड्रा हो गया ना, ऐसा सर्कल ड्रा हो गया। अब इसी सर्कल को जो जनरेट हुआ, जनरेटिंग सर्कल को बोलते हैं साइक्लॉइड कर्व, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसके इससे जो बना, इसका जो बिंदु पथ है, बिंदु का रास्ता है, उस जो बना उसे ही बोलते हैं साइक्लॉइड कर्व बोलते हैं। आगे बात समझ में, अब आगे बात करते हैं एपिसाइक्लॉइड, आगे बात करते हैं एपिसाइक्लॉइड। इसमें थोड़े से मेरे को तिगड़म लगाने पड़ रहे हैं। एपिसाइक्लॉइड प्राप्त कैसे होता है, एपिसाइक्लॉइड प्राप्त कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको, वो प्राप्त करके बताता हूँ मैं आपको कैसे प्राप्त होता है ना, बहुत टाइम हो गया। एपिसाइक्लॉइड प्राप्त कैसे होता है वो मैं करके बताता हूँ आपको कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। पहले तो ना एक अपने को कर्वेचर लेना है, कर्व लेना है, कर्व, सर्कल नहीं लेना, कर्व लेना है, ठीक है। ये ले लिया कर्व, अपने को एक कर्व लेना है, कर्व ले लिया। उसके बाद क्या करना है, कर्व के बाद अपने को क्या करना है, हम्म, एक लेना है सर्कल, कर्व के बाद अपने को लेना है एक सर्कल, ये सर्कल, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। अब इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है यहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से, ये जो पॉइंट है यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब इसको इस प्रकार घुमाते जाना है, ये घुमाते जाना है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, इसकी तरफ आएगा, फिर और घुमाएंगे तो इसकी तरफ आएगा, ऐसे यहाँ नंबर ऑफ, मैं सर्कल बना लेता हूँ पहले, नंबर ऑफ सर्कल बहुत सारे बना लेता हूँ मैं, ठीक है, यहीं से बनाता हूँ ना। नंबर ऑफ सर्कल मैं बना लेता हूँ बहुत सारे, ठीक है। ये चलो लास्ट वाला ठीक बना है।
अब इन सारों को मैं सेट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या सीन क्या होने वाला है। इनको सारों को अब मैं बताता हूँ सीन क्या होने वाला है। इसको सेट कर दिया इधर, ठीक है। अब भाई आजा, तू आजा बेटा, तेरी बारी है। अब इसको कर दिया इधर। ये सारे सेम साइज के हैं, मैंने तो छोटे बड़े बना दिए लेकिन है सेम साइज के, ठीक है। चलो इतना ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसकी बात करते हैं। अब ये पॉइंट है, ये सर्कल इधर घूमा, घूम के इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं ऊपर चला गया ना, इधर ऊपर चला गया, पॉइंट ऊपर चला गया। अब और घुमाया इसको, और घुमाया तो ये पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर चला गया, थोड़ा सा और ऊपर चला गया ना ये पॉइंट। और इसको घुमाया तो ये बिल्कुल टॉप पे आ गया ये पॉइंट। और इसको घुमाया तो ये पॉइंट इधर नीचे आ गया वापस। और इसको और घुमाया, घुमाते ही चले जाएंगे, तो ये पॉइंट इधर आ गया ना वापस से। तो इसका जो बिंदु पथ है, यहां से जो चीज ड्रा होएगी, यहां से जो चीज ड्रा होएगी वो क्या होएगी, ड्रा यहां से लिया, ये चीज देखो, ये ड्रा हो रही है ना ये लाइन, ये चीज लाइन ड्रा हो रही है ना यहाँ से, यहाँ से जो लाइन ड्रा हो रही है, ये जो देखो यहाँ से जो लाइन ड्रा होगी, ये सर्कल सा बन जाएगा ना, एक पूरा सा पूरा सर्कल बन जाएगा ना, ये लाइन ड्रा होगी। इसको घुमाते चलेंगे, ये बिंदु यहाँ पहुंचेगा, फिर कहीं ऊपर पहुंचेगा, फिर और ऊपर पहुंचेगा, फिर इधर नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा। यहाँ से जो लाइन ड्रा होएगी, जो जनरेटिंग सर्कल होएगा, जो सर्कल बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा ना, इस प्रकार का सर्कल बनेगा कुछ। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपिसाइक्लॉइड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एपिसाइक्लॉइड क्या होता है। इसमें सर्कल की परिधि पर घुमाना है, जो सर्कल है, सर्कल उस सर्कल को सर्कल की परिधि पर घुमाना है, ठीक है। इसे ही क्या बोलेंगे, एपिसाइक्लॉइड बोलेंगे, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपोसाइक्लॉइड क्या होता है, हाइपोसाइक्लॉइड कैसे प्राप्त होता है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं। परिधि के, वो तो ऊपर घुमाया था ना, इसको परिधि के बाहर घुमाना है, इसको परिधि के अंदर घुमाना है, सॉरी अंदर घुमाना है, ठीक है। इसको परिधि के अंदर घुमाना है, इसको परिधि के अंदर घुमाना है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, एक सर्कल लेना है। सर्कल ये ले लिया मैंने, चलो यहीं ले लेता हूँ सर्कल, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मैं। ये देखो ये सर्कल ले लिया, एक और सर्कल ले लेते हैं, तीन चार सर्कल ले लेते हैं इकट्ठे, तीन ही ले लेते हैं, बहुत है, तीन से काम हो जाएगा अपना लगता है, ठीक है। अब जो ये वाला सर्कल है बीच वाला, उसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मैं, इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब करना क्या है अपने को, देखो जो एपिसाइक्लोइड प्राप्त हुआ था, एपिसाइक्लोइड प्राप्त कैसे हुआ था, ये तो जो परिधि है, जो सर्कल की परिधि है, सर्कल की जो परिधि है, सर्कल की परिधि है के ऊपर, के ऊपर घुमाएंगे, के ऊपर घुमाएंगे तो ये प्राप्त होएगा। ये हाइपोसाइक्लोइड कैसे प्राप्त होएगा, ये कैसे प्राप्त होएगा, जो सर्कल की परिधि है, सर्कल की जो परिधि है, सर्कल की परिधि के अंदर घुमाएंगे इसको, सर्कल की परिधि के अंदर घुमाएंगे इसको, ठीक है। सर्कल की परिधि के अंदर घुमाएंगे तब ये प्राप्त होएगा। अब सर्कल की परिधि के अंदर ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इसको इस प्रकार घुमाना है, इस प्रकार घुमाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं ऊपर आ जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा। आगे एक और सर्कल बनाएंगे तो ऐसे आ जाएगा पॉइंट, फिर इधर फिर नीचे चला जाएगा ना। तो इस प्रकार का जो कर्व प्राप्त होएगा अपने को, इस प्रकार का जो कर्व प्राप्त होएगा, इस प्रकार का जो कर्व प्राप्त, ये जनरेटिंग सर्कल है ना, जनरेट किया, प्राप्त किया, मतलब इस प्रकार का जनरेट होएगा, इसमें इस प्रकार का जनरेट होएगा, जनरेटिंग सर्कल, जनरेटिंग सर्कल है
उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही हाइपोक्लोइड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोइड बोलते हैं। आगे बात समझ में। ये बेस लाइन है, जो सर्कल ही है बेस लाइन, ये परिधि के अंदर घुमाना, उसको घुमाना था परिधि के बाहर, ठीक है। आगे बात करते हैं त्रोचोइड की। त्रोचोइड की, अब ये त्रोचोइड क्या होता है, ये अजीब सा नाम है कुछ। कोई भी एक सर्कल है, वर्त है, वर्त को जब सीधी रेखा में लुढ़काया जाएगा तो परिधि के अंदर और बाहर कोई निश्चित बिंदु द्वारा बनाया गया बिंदु पथ है ना। सर्कल ले लो, एक सर्कल ले लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगी पूरी की पूरी कहानी। एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया, एक सर्कल ये ले लिया, ठीक है। अब देखो, जो सर्कल ले लिया, आ, उसमें कोई भी बिंदु ले लिया, यानी कि ये पॉइंट ले लिया, इस सर्कल को घुमाया, नॉर्मली घुमाना है, सीधा सीधा बिंदु पर, कोई सड़क पे घुमा रहे हो मान लो, तो ये बिंदु अगर ये कितना घूम, आधा घूम गया, तो ये बिंदु ऊपर आ जाएगा ना, ये बिंदु ऊपर आ जाएगा। ये तीन सर्कल, पहले तो सर्कल ही बना देता हूँ सारे, यार ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले मैं सारे सर्कल ही ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं सारे सर्कल ही ड्रा कर लेता हूँ, पहले मैं सारे सर्कल ही ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बिंदु यहाँ इसका सेंटर है, पहले सारे सेंटर भी बना देता हूँ मैं। ये सेंटर है, 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 ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये बिंदु, यहाँ से जो बिंदु होएगा, पेन और चेंज कर लेते हैं एक बार। ये बिंदु अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमा तो ये बिंदु ऊपर आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज और घूमा, फिर क्लॉकवाइज और घूमा, तो ये जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। तो कैसा पथ बनेगा, एक ऐसा पथ बनेगा ना, ऐसा वे बनेगा, ऐसा रास्ता बनेगा, ऐसा आर्क सा बन जाएगा ना, एक एक आर्क सा बन जाएगा। इसको इस प्रकार घुमाएंगे तो ये ऊपर आ गया, इस प्रकार फिर घुमाएंगे तो ये नीचे आएगा, तो ऐसा एक आर्क सा बन जाएगा। इस प्रकार जो चीज बनी उसको बोलेंगे जनरल त्रोकोइड, उसी को बोलेंगे जनरल जनरल त्रोचोइड, जनरल त्रोचोइड बोलेंगे, ठीक है। अब सेम एक और एक रास्ता लेना है, ठीक है। उसमें जो सेंटर से जो परिधि की तरफ नहीं, हाफ ही, हाफ तक ही लेके चलो, हाफ तक लेके चलो, तो ये ऊपर हाफ तक, ठीक है। और फिर आधा घुमाया तो फिर नीचे हाफ तक, यहाँ तक बनेगा एक रास्ता। मतलब कि यहाँ से इसको इस राइट जो क्लॉकवाइज घुमाया तो यहाँ से यहाँ तक एक बना सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक फिर नीचे तक एक बना सर्कल। तो इस प्रकार का जो ड्रा होएगा, इस प्रकार का जो लाइन ड्रा होएगा, इसमें ज्यादा कर्व है, इसमें कम कर्व है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसमें कम कर्व है। अब इसको क्या बोलेंगे, प्रोलेट, प्रोलेट, इसको बोलेंगे प्रोलेट, प्रोलेट त्रोचोइड, प्रोलेट त्रोचोइड बोलेंगे, ठीक है। अगर अगर सेम एक और मैं बता देता हूँ आपको, अगर सर्कल को यहाँ से लेके बाहर तक बढ़ी हुई कोई लाइन है, मतलब सेंटर से लेके परिधि तक बाहर तक बढ़ी हुई लाइन है, तो इसको घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया तो ऊपर तक बढ़ी हुई लाइन आएगी, फिर और क्लॉकवाइज इसको और घुमाया तो यहाँ तक ये लाइन इधर पहुंच जाएगी ना, ऐसे करते करते घूमते घूमते इधर पहुंच जाएगी। अब यहाँ से जो बिंदु पथ बनेगा, इसमें क्या कर्व ज्यादा बनेगा, इसमें जो कर्व ज्यादा बनेगा, इसमें कर्व ज्यादा बनेगा, इसमें कर्व ज्यादा बनेगा, इसमें कर्व ज्यादा बनेगा, इस प्रकार का कुछ बनेगा। इस प्रकार का जो कर्व बनेगा ना, उसे क्या बोलेंगे, कर्टेट त्रोकोइड, कर्टेट त्रोकोइड, त्रोचोइड, त्रोचोइड बनेगा, ठीक है। आज का जो लेक्चर था वो सारा का सारा डायग्राम बेस्ड था, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये जो टॉपिक है अपना वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।